दोस्तों नमस्कार। कुछ व्यवधान जरूर रहते हैं, लेकिन व्यवधानों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड इतना मजबूत है कि हम किन्हीं भी छोटे मोटे व्यवधानों को पार करके और अपने अंतिम लक्ष्य तक हम जरूर पहुंचेंगे। तो इसी श्रृंखला में जिसमें मैं आपको फ्राइड पढ़ा रहा था, और फ्राइड के बारे में मैंने आपको शुरुआत से बताया कि सिगमंड फ्राइड एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, एक बेहद महत्वपूर्ण संप्रदाय की हमने चर्चा की। मनोविश्लेषणवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। एक एक कड़ी, एक एक शब्द, एक एक चीज आपको समझना था। बारीकियों से मैंने आपको बताया है कि कहां से कैसा प्रश्न पुटअप किया गया है, जिसमें आकारात्मक मॉडल की चर्चा की, संरचनात्मक मॉडल की चर्चा की, व्यक्तित्व की गति की पाठ हमने पढ़ा, और आज हम इसका अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और सभी पाठ इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप पूर्व एग्जाम के पेपर्स लेके बैठ जाओगे तो आपको लगेगा क्या किसी व्यक्ति विशेष से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये इस बात को सिद्ध करता है सिगमंड फ्राइड। तो आज इसका अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, और बिना किसी कमजोर विश्वास के, मजबूत विश्वास के साथ आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है कि ये टॉपिक कंप्लीटली अब आपको कहीं से भी कुछ भी इसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात कर रहा हूं मैं मनोलैंगिक। देखिए, मनोलैंगिक शब्द जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोसेक्सुअल, ठीक है। यानी फ्राइड का जो पूरा सिद्धांत है उसमें काम प्रवृत्ति पे बहुत बल दिया गया। सब कुछ काम प्रवृत्ति है, हर चीज में वो यौन इच्छाओं पे, काम इच्छाओं पे बहुत बल देता है, इसलिए फ्राइड की आलोचना भी की जाती है। और फ्राइड ने जिस चीज की चर्चा की थी कि लिबिडो, तो उसने कहा कि जो लिबिडो है, ये काम प्रवृत्ति जो है, वो हमारी 5 अवस्थाओं में कैसे कैसे व्यवस्थित रहती है, और ये लिबिडो किस किस रूप में अभिव्यक्त होती है। तो इसी लिबिडो का जो विकास है, काम प्रवृत्ति का जो विकास है, उसको इसने 5 भागों में डिवाइड करके और जो सिद्धांत दिया वो कहलाया मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो ये हमारे एक प्रकार से बाल विकास का जो पाठ है उससे बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो वो जो अभी तक पाठ पढ़ाया था वो स्पेशली पर्सनैलिटी टॉपिक जुड़ा हुआ था, और ये जो पाठ जुड़ा हुआ वो बाल विकास से जुड़ा हुआ है। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, माइंड में इमेज क्या क्रिएट करनी है, मुझे पढ़ के कैसे जाना है। पहला प्रश्न आपसे लगभग ये प्रश्न पूछा गया कि मनोलैंगिक विकास के प्रतिपादक कौन है। आपका उत्तर क्या हो गया, सिगमंड फ्राइड उत्तर हो गया, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ठीक है। मनोलैंगिक का मतलब क्या है कि लिबिडो और काम प्रवृत्ति का विकास हमारे कैसे कैसे विकास की अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है। तो इस मनोलैंगिक विकास को उन्होंने कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया, तो आपका उत्तर होगा साहब 5 अवस्थाओं में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया है। दूसरा प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न क्या है, मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल थ्योरी के प्रतिपादक फ्राइड कितने भागों में डिवाइड किया, 5। साइकोसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, लिबिडो, काम प्रवृत्ति का विकास कैसे कैसे होता है, इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। आप सामने देख रहे हैं मुखावस्था, ओरल स्टेज, जिसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 0 से 1 वर्ष। अब यहां भी बड़ा विवाद है। बहुत बार बच्चों में, आप में जो मेन जो समस्या है वो ये है कि आप में से बहुत से बच्चे कहे सर उन्होंने ही ऐसे बताया, उस टीचर ने ऐसे बताया, उस किताब में ऐसे लिखा हुआ है। ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप एक पे बिलीव नहीं करते, आप कई लोगों को देखते हो। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है कि चाहे टेस्ट किताबें ले लो, चाहे टीचर्स को ले लो, सब अपने आप में डिफरेंट होते हैं। हर की कोई ना कोई बात आपको अलग मिलती है और आप कन्फ्यूज पैदा हो जाते हैं। वो कन्फ्यूज आपके विश्वास को कमज़ोर कर देता है, और आप एग्जाम से पहले इतनी टेंशन पाल लेते हैं कि आप एग्जाम का जो वास्तविक आपका उद्देश्य है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते हैं। जो मैं शब्द बार बार यूज करता हूं फियरलेस, उस शब्द तक आप पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं। आप अपनी हार मानने लग जाते हैं कि हो क्या रहा है, किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। तो आप एक जगह बिलीव कीजिए, वो कोई भी हो सकता, वो बेहतरीन अच्छा जो भी है, एक किताब पे बिलीव कीजिए, वरना साहब इतने कन्फ्यूजन हो जाओगे कि मैं कितना भी प्रयास कर लूँगा तो भी उस उद्देश्य तक मैं नहीं पहुँचा पाऊँगा। सबसे पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करें, अपने मार्गदर्शक खुद बने, आत्मदीपो भव, आत्म विजयी भाव। ये श्लोक आपको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। समझिए, अब देखिए कैसे समझना है। सामान्य चीजें होगी, अब इसमें समझना है कैसे, प्रश्न कैसे आता है। आपसे पहला टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा कि इन 5 अवस्थाओं में से सीक्वेंस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में याद रखना है मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग अवस्था, अव्यक्त अवस्था लेटेंसी स्टेज, और जनेंद्रिय अवस्था जेनिटियल स्टेज। 5 अवस्थाएं सीक्वेंस में याद करना है, पहला प्रश्न। दूसरा टाइप का प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरा टाइप का प्रश्न ये पूछ सकता है कि इन अवस्थाओं का कार्यकाल क्या है। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, इनका कार्यकाल। जो अब तक एग्जाम में प्रश्न आए उसके आधार पर मैं पैटर्न बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे, समझना कैसे। तो कार्यकाल आपसे पूछ सकता है। तो कार्यकाल को लेकर हर किताब डिफरेंट है, हर टीचर डिफरेंट है, टेक्स्ट किताबें तक डिफरेंट है। तो कार्यकाल में मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा एनसीईआरटी आधारित, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, इन जो 5 अवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है।
कहाँ से प्रश्न अब तक पुटअप किए जा सकते हैं वो आपको देखना है। यदि 3 चीज़ों को आपने समझ लिया इस सिद्धांत में, तो इस सिद्धांत में बाकी कुछ भी नहीं बचता है। तो मैं इन तीनों ही एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अब तक पूछे गए प्रश्न के कलेवर को समझते हुए इसको समझा रहा हूँ। समझिए, मनोलैंगिक अवस्था 5 अवस्थाएं। पहली अवस्था आप क्या देख रहे हैं, मुखावस्था। मुखावस्था को इंग्लिश में क्या लिख रखा है मैंने, ओरल स्टेज। कार्यकाल क्या है, 0 से 1 वर्ष। अब आप में से कर देंगे सर 0 से 1 क्यों, कई किताबों में 2 भी है। अरुण कुमार सिंह की किताबें जो टेस्ट किताबें हैं एमए लेवल पे साइकोलॉजी में चलती हैं, उनमें तक 0 से 2 दे रखा है। लेकिन आप जितने भी एग्जाम के पेपर देखेंगे, एनसीईआरटी किताब को देखेंगे और पूर्व पूछे गए पेपर्स को देखेंगे, तो उसमें कार्यकाल जो इसका माना गया है, जैसे 2018 में ही प्रश्न पूछा गया था, वहां भी इसका कार्यकाल माना गया है 0 से 1 वर्ष। तो अभी तक पूछे गए प्रश्न टेक्स्ट किताबों में भी विभिन्नताएं, फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि 0 से 1 ऑप्शन में हो तो 0 से 1 कर दें। मान लें 0 से 1 है ही नहीं ऑप्शन में, तो वहां आप 0 से 1/2 भी दिमाग में रखें। लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो ज्यादा उत्तर सही क्या माना गया था, दोनों ऑप्शन होने के बावजूद 0 से 1 उत्तर सही माना गया है। 2018 में शायद केवी डीएसएसबी या सीटेट क्या था मुझे नहीं पता, बट वहां एक प्रश्न आया हुआ है, ऑलरेडी इसका 0 से 1 माना गया है। आपको 0 से 1 ही करना है। तो पहला कंफ्यूजन 0 से 1, मुखावस्था। समझिए, मुखावस्था का मतलब क्या है, मुख कामुक क्रियाओं का केंद्र है। मुख हमारी कामुक क्रियाओं का केंद्र है। मुंह है, होठ है और अपने जीभ जो है, ये कामुक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। इसको बोला है इसने ओरल स्टेज। सामान्य शब्द क्या हो गया, मुख को कामुक क्रियाओं का केंद्र मानना कौन सी अवस्था, मुखावस्था। ओरल स्टेज। कार्यकाल क्या है, 0 से 1 0 से 2 आपको याद रखना है। ये कहता है कि मुख के माध्यम से कार्य करता। अब इसको भी 2 भागों में इसने बांट दिया, एक मुखवर्ती चूषण अवस्था और एक इसने बांट दिया दंसन अवस्था। ठीक है, चूषण का मतलब होता है कि 0 से 6 माह का जो बच्चा होता है ना, वो चूसता है। ठीक है, जैसे अंगूठा चूस रहा है, जैसे दूध स्तनपान कर रहा है। यदि उसको स्तनपान पूरा प्रॉपर नहीं करवाया गया, आजकल की माएँ जल्दी छुड़वा देती हैं, वो उसके व्यक्तित्व में भविष्य में विकार पैदा करेगा और इन विकारों की वजह से उसका व्यक्तित्व निष्क्रिय बन सकता है या उसका व्यक्तित्व आक्रामक बन जाता है। तो निष्क्रिय और आक्रामक व्यक्तित्व कब बनता है, जब मुखावस्था में जो असंतुलन की स्थिति है, उसकी इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होगी, तो आपका व्यक्तित्व निष्क्रिय या आक्रामक बन जाएगा। ठीक है, तो चूषण। दंसन का मतलब क्या है, 7 से 12 माह। ठीक है, चूषण में तो बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूस रहा है, स्तनपान कर रहा है, मामा का दूध पी रहा है, ये चूषण है। ठीक है, ये शांत है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, इसको एक रक्षणकारी अवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रक्षणकारी। और ये जो है, ये पीड़नकारी, पीड़नकारी, परपीड़नकारी भी इसको बोल सकते। दंसन। दंसन का मतलब काटना। आप कई बार खाएंगे टाबर बटकू बढ़ लियो रे, तो ये बटका बढ़ना मतलब ये आक्रामक व्यक्तित्व बन सकता है बच्चा भविष्य में जाके। ये क्या बन रहा है, निष्क्रिय, और ये क्या बन जाएगा, आक्रामक। मतलब इनमें जैसे असंतुलन पैदा होगा। ठीक है, ये अवस्था जो चूषण है, इसमें पूर्ण रूप से ईड है। ठीक है, यहां तक ईड है और यहां ईगो विकसित होना शुरू होता है, लेकिन ईड यहां भी है। मुख्य रूप से यह अवस्था कंप्लीटली ईड पे आधारित होती है, मुखावस्था। ईगो का विकास यहां दंसन में होना शुरू हो जाता है। 2 बातें समझनी। मुखावस्था कार्यकाल 0 से 1, अभी तक प्रश्न केवल ये पूछा गया है। मुखा का मतलब क्या है, मुख के माध्यम से काम क्रियाएं करना। इसको 2 भागों में बांटा, चूसना और दंसन। चूसना मतलब दांत चूसना, यहाँ दांत तो आते नहीं तो बच्चा चूसना शुरू कर देता है। स्तनपान करना, अंगूठा चूसना, अंगुली मुंह में लेना, इसको रक्षणकारी अवस्था भी कहा गया है। और इनसे व्यक्तित्व जो है असंतुलन उत्पन्न होने पे निष्क्रिय बन जाता है, वयस्क अवस्था में जाने पे। और दंसन का मतलब काटना, बटकू बढ़ना। ठीक है ना, तो यहाँ काटता है बच्चा। 7 से 12 माह कार्यकाल माना गया है। इसको परपीड़नकारी अवस्था क्या माना गया है, परपीड़नकारी अवस्था इसको माना गया है। तो यहाँ ये कंप्लीटली अवस्था ईड आधारित होती है। बस ये चीजें समझनी है। समझ में आ गया। पहली अवस्था ओरल स्टेज, 0 से 1, मुख कामुक क्रियाओं का केंद्र। कम होने पे, ज्यादा होने पर, कम होने पे निष्क्रिय, ज्यादा होने पे आक्रामक व्यक्तित्व बन जाता है। ये इसके भविष्य के दोष हैं। चूषण 0 से 6, दंसन 7 से 12, ओरल स्टेज, मुखावस्था कंप्लीट समझ में आ गई होगी मेरे अनुसार। इतना देख लेना भाई बहुत है, इतना समझ लेना बहुत है। ठीक है, बाकी अभी तक इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। ईड यहाँ प्रधान होता है क्योंकि बच्चा अपने लिए चाहता है चूसना हो चाहे बटका भरना हो। नेक्स्ट तक है, ये तो होगी मुखावस्था। आगे देखें, ये जो आप देख रहे हैं गुदा अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं एनल स्टेज। क्या बोलेंगे, एनल स्टेज। अब इसके कार्यकाल की बात आती है तो कार्यकाल कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है कि साहब इसका कार्यकाल जो होगा वो 1 से ही शुरू हो जाएगा, मतलब 1 से 3 वर्ष शुरू हो जाएगा।
कुछ जो अच्छी किताबें वहाँ लिखा हुआ सिर्फ 2 से 3 वर्ष। मुख्य रूप से इसका कार्यकाल क्या होगा, 2 से 3 वर्ष होगा। किसका, गुदावस्था का, ठीक है। बाकी 1 वर्ष वो खत्म होगी तो वो आगे वाला भी कार्यकाल इसी का। कुछ लोगों ने इसको 4 वर्ष तक भी लेके गए हैं, कुछ लोगों ने इसको 4 वर्ष तक। तो मैं मुख्य रूप से आपको मैं ये इसकी पैरवी करूंगा, मुख्य कार्यकाल 2 से 3 वर्ष है, बाकी 1 से 4 वर्ष का जो समय है वो इसी का होता है। किसका, गुदावस्था का, ठीक है। समझिए मुख्य रूप से क्या इसके लक्षण का प्रकट होते हैं 2 से 3 वर्ष में। तो गुदावस्था एनल स्टेज, गुदा का मतलब यहाँ मलमूत्र, यहाँ जो कामुक केंद्र होता है वो गुदा होती है। अब यहाँ बच्चा क्या करता है, मलमूत्र क्रियाओं के माध्यम से आनंद लेता है। किसके माध्यम से, मलमूत्र क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है। मलमूत्र क्रियाओं के माध्यम से आनंद कैसे लेता है, एक तो मलमूत्र क्रियाओं को करके आनंद लेता है, ठीक है ना, कि वो जैसे मलमूत्र क्रियाएं करेगा तो उसमें एक उत्तेजन पैदा होगा, उसको एक आनंद की प्राप्ति होगी, काम क्रियाओं की संतुष्टि होती है मलमूत्र करने से। एक तो ये है, ठीक है, जिसके करने या नहीं करने से, मतलब नहीं करने से आक्रामक बनता है, भविष्य में याद रखना, एग्रेसिव बिहेव करता है। और एक इनको मलमूत्र क्रियाओं को रोकना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोकते हैं, और रोकने के कुछ देर बाद जब वो करेंगे तो उनको रोकने से जो उनको एक तनाव महसूस होता है और उनसे एक उत्तेजना पैदा होती है, उनसे उनको एक आनंद फील होता है, काम क्रियाओं की संतुष्टि से मिलती है, वो होती है रोक के आनंद प्राप्त करना और एक करके आनंद प्राप्त करना। समझ में आ गया। तो यहाँ गुदावस्था पे एक प्रश्न आया हुआ है 3rd ग्रेड एग्जाम में, याद रखना 3rd ग्रेड एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि आक्रामक और धारणात्मक। तो ये धारणात्मक जो शब्द है ना, रिटेंटिव, ये तो एग्रेसिव हो गया, रिटेंटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये आक्रामक, धारणात्मक व्यक्तित्व क्या होता है, धारणात्मक मतलब जो बच्चा मलमूत्र क्रियाओं को रोक के आनंद प्राप्त करता है। ये कौन सी अवस्था की विशेषता है, गुदावस्था की। और यहाँ धारणात्मक का मतलब क्या है, उसका व्यक्तित्व भविष्य में जाके हठी बन जाएगा, कंजूस बन जाएगा, ठीक है ना। तो हट और कंजूस ये जो चीजें आती हैं वो किससे आती हैं, धारणात्मक व्यक्तित्व। तो मलमूत्र को रोकने से उसका व्यक्तित्व धारणात्मक बनता है, और वो जो ज्यादा करता है बार बार, ठीक है ना, दूसरों पे जाके कर देता है, ठीक है ना, धार बनाने वाली जो चीजें हैं वो बचपन में आपने देखा होगा, वो सब क्या है, वो आक्रामक, एग्रेसिव बिहेवियर को आगे जाके व्यक्त करता है। तो गुदावस्था एनल स्टेज मुख्य कार्यकाल 2 से 3, बाकी 1 से 4 को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें व्यक्तित्व 2 प्रकार का बनता है, दोष उत्पन्न होने पे आक्रामक और धारणात्मक बनता है, ये याद रखना, ठीक है। तो रिटेंटिव धारणात्मक पे 3rd ग्रेड में प्रश्न आया हुआ, तो इसको याद रखना। धारणात्मक व्यक्तित्व है, फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था की विशेषता है, गुदावस्था की विशेषता है। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये गुदावस्था समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है। पर्सन मुख्य कार्यकाल 2 से 3, बाकी 1 से 4 का समय इसी का माना जाता है। आए तो एग्जाम में याद रखना मुख्य 2 से 3 वर्ष माना गया है। तो ये ऐसा कोई प्रश्न, विवादित प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि डिलीट हो जाएंगे। टेक्स्ट किताबों में कन्फ्यूजन है, एनसीईआरटी में कन्फ्यूजन है। और आक्रामक धारणात्मक कहाँ बनता है, गुदावस्था की विशेषता। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ बहिष्कारक क्रिया करेगा, बहिष्कारक मतलब निकालेगा, और यहाँ क्या करेगा, धारणात्मक मतलब रोकेगा। तो धारणात्मक व्यक्तित्व और आक्रामक व्यक्तित्व, वहाँ भी आक्रामक है लेकिन यहाँ भी आक्रामक और धारणात्मक, स्पेशली तो आप धारणात्मक शब्द जो है ना वो याद रखना। तीसरा है लिंग प्रधान अवस्था, फेलिक स्टेज, ठीक है। लिंग प्रधान अवस्था क्या है, फेलिक स्टेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लिंग प्रधान जो अवस्था है, यहाँ पे विशेष बात याद रखना, फेलिक स्टेज, इसका मुख्य कार्यकाल जो माना जाता है वो 4 से 5 वर्ष, ठीक है ना। इसकी मुख्य जो इसका एज वर्ग निर्धारण है वो 4 से 5 वर्ष में इस अवस्था के लक्षण प्रकट बताए हैं फ्राइड ने। कैसे, इसको समझिए आप लिंग प्रधान अवस्था को। लिंग प्रधान अवस्था में 2 चीजें इसने बताई हैं, एक तो बताइए ओडिपस, ठीक है, ओडिपस, और एक बताइए इसने इलेक्ट्रा, ठीक है। ओडिपस को आप बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा को बोलते हैं आप पितृ मनोग्रंथि। देखिए लिंग प्रधान अवस्था तो तीसरी अवस्था है जिसमें उसने कामुक क्रियाओं को के लिए 2 यहाँ स्थितियां बताई, ये इंपॉर्टेंट है। ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है समझिए। ये कहता है कि यहाँ लड़कों में माँ के प्रति, अमूमन अपन देखते हैं कि लड़के का माँ के प्रति प्रेम होता है और माँ का लड़के के प्रति प्रेम होता है, और लड़की जो होती है उसका पिता के प्रति प्रेम होता है, या पिता का लड़की के प्रति एक लगाव होता है साइकोलॉजिकल। ये हम समाज में सब देखते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो फ्राइड ने की है वो आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय समाज में ऐसा होता है। मैं नहीं मानता कि हमारे समाज में ऐसा कुछ होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल इसके पीछे रीजन इन्होंने बताया। क्या बताया समझिए। ये कहते हैं कि लड़का जो होता है वो अपनी माँ के प्रति अचेतन रूप से लैंगिक इच्छाएं रखता है। कौन से रूप में? अचेतन रूप से लैंगिक इच्छा रखता है कि वो अपनी माँ के साथ लैंगिक इच्छाएं
अचेतन रूप से रखता है, इसको बोला इसने ओडिपस। मात्र मनोग्रंथि माँ का बेटे के प्रति लगाव या लड़के का माँ के प्रति अचेतन रूप से लैंगिक इच्छाओं की प्राप्ति की कल्पना करना, इसको इसने ओडिपस नाम दिया। और इलेक्ट्रा का मतलब है लड़की पिता के प्रति लैंगिक इच्छाएं रखती है, इसको इसने नाम दिया अचेतन रूप से, यह है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसके पीछे कहानी ये थी, इसके पीछे कहानी ये थी कि ग्रीक राजकुमार ओडिपस जो अपने पिता की हत्या करके और अपनी माँ से शादी करता है, उसके नाम पे बना ओडिपस। भारतीय समाज में शायद ऐसी आपने सुनी नहीं होगी, आने वाले समय ऐसा ही है, उसमें चीज़ें होने लग जाएंगी और दिख रहा है आपको किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। इलेक्ट्रा का मतलब था कि एक महिला युवा राजकुमारी जिसने अपने भाई की सहायता से अपने पिता की हत्या करके, अपनी माँ की हत्या करके और अपने पिता से शादी की, ये थी इलेक्ट्रा। तो उसी के नाम पे बना था ये ग्रीक राजकुमारी के नाम पे इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, जिसको पितृ मनोग्रंथि बोलते हैं। भारतीय समाज इन चीज़ों को संभवतः स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमें तो पढ़ना है, इसलिए हमें इन चीज़ों पे वाद विवाद नहीं करना, याद रखना। ओडिपस मात्र मनोग्रंथि होगी और इलेक्ट्रा पितृ मनोग्रंथि हो गया। ओडिपस लड़कों में पाई जाती है, बॉयज में पाई जाती है, और ये किसमें पाई जाती है, गर्ल्स में पाई जाती है। दो चीज़ें आपको रखनी है, ये बॉयज में ओडिपस मात्र मनोग्रंथि और पितृ मनोग्रंथि किसमें पाई जाएगी, लड़कियों में पाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ें और हैं। एक तो बच्चा इस लिंग प्रधान अवस्था यानी फैलिक स्टेज में 4 से 5 वर्ष में एक तो लैंगिक जो उसके अंग हैं उनको छू के और उनमें आनंद प्राप्त करता। तो लैंगिक अंगों को छू के आनंद की प्राप्ति करना है कौन सी अवस्था की विशेषता, लिंग प्रधान अवस्था की। ठीक है, दूसरा यहाँ दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो बधिया होने की चिंता। अभी प्रश्न आया नहीं है बट आ जाए, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता। बधिया होने की चिंता क्या होता है कि लड़कों को डर रहता है कि उनका पिता जो है उनसे जीलीसी की वजह से उनका जो है यौन अंग है उनको काट देंगे। इस यौन अंग को काट देने की जो चिंता है उसको बोला है बधिया होने की चिंता। किस में पाई जाती है, लड़कों में। और लड़कियों में जो होती है वो यहाँ शीशन ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, मतलब जीलीसी, जो लड़कों के यौन अंग हैं उनके प्रति एक जीलीसी का उनमें भाव होता है, वो यहाँ लड़कियों में पैदा होता है, इसको शीशन ईर्ष्या बोला गया है। तो ये बधिया होने की चिंता लड़कों में होती है और शीशन ईर्ष्या जो है यौन अंगों के प्रति, लड़कों के यौन अंगों के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वो किन में होता है, लड़कियों में पैदा होता है। यहाँ ये दो चीज़ें आपको याद रखना है और मुख्य रूप से ओडिपस और इलेक्ट्रा आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण। ओडिपस इलेक्ट्रा क्या है, ये किस में पाई जाती हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। लिंग प्रधान अवस्था जो अपनी तीसरी अवस्था है, समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब अपन चौथी अवस्था की ओर चलेंगे। ओडिपस लिख लिया, इलेक्ट्रा हो गया, 4 से 5 वर्ष, लिंग बधिया होने की चिंता और लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव ये लड़कियों में होता है। अब देखिए अव्यक्त अवस्था, तो इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिखूंगा अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था, ठीक है। अव्यक्त अवस्था क्या है, लेटेंसी स्टेज। इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अव्यक्त अवस्था चौथी अवस्था, और सिंपल प्रश्न पूछा गया है, कोई विशेष प्रश्न नहीं है। लेटेंसी अवस्था, एक चीज और याद रखना, जो मैंने आपको ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि बताई हैं उनका विरोध किसने किया था, तो सिगमंड फ्राइड के जो नव फ्राइडवादी थे एडलर ने ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विरोध किया कि ऐसी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। किसने विरोध किया था, एडलर ने इस बात का विरोध किया था, याद रखना, ठीक है। अव्यक्त अवस्था क्या है, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष। यहाँ सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी कि कौन सी अवस्था में काम क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, कौन सी अवस्था में काम क्रियाएं सुसुप्त रहती हैं, कौन सी अवस्था में काम क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। यहाँ कहता है कि काम क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, वो कोई भी काम व्यवहार व्यक्त नहीं करता है, निष्क्रिय रूप से रहता है। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, अव्यक्त, निष्क्रिय और सुसुप्त हो जाती हैं काम क्रियाएं, इसको बोला इसने अव्यक्त अवस्था, ठीक है। यहां वो रचनात्मक क्रियाएं करेगा लैंगिक क्रियाओं के स्थान पे, जैसे चित्रकारी करना है, खेल कूद करना है, तो उसमें मतलब सब्लिमेशन, उदात्तीकरण विधि का प्रयोग करते हुए वो अपनी लैंगिक इच्छाओं को रचनात्मक क्रियाओं में बदल लेता है। तो उन रचनात्मक क्रियाओं में बदल लेना है कौन सी अवस्था है, अव्यक्त अवस्था। तो यहाँ से प्रश्न लगभग यही पूछ जाता है कि कौन सी अवस्था में काम क्रियाएं निष्क्रिय रहती हैं, उनको व्यक्त नहीं करता है, ये है। और अंतिम है वो जनेंद्रिय अवस्था, यहाँ मैंने लिख रखा है जनेंद्रिय। तो जनेंद्रिय जो अवस्था है, ठीक है, जेनेटियल। जेनेटियल क्या है, ये 13, कुछ किताबों में 12 है 13, तो 12 या 13 से आप लिख सकते हैं, 13 वर्ष से लगातार
कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 30 वर्ष, लेकिन 12-13 से आपको लगातार, यदि ऑप्शन आता तो लगातार ही करना है। 12-13 से लगातार। जनेंद्रिय अवस्था क्या है? जनेंद्रिय अवस्था का मतलब है यहाँ जो काम क्रिया होती है वो दो रूप में व्यक्त होती है, एक समलिंगी प्रेम और एक विषमलिंगी प्रेम। ठीक है, कौन सा प्रेम? समलिंगी और विषमलिंगी प्रेम के रूप में। समलिंगी मतलब लड़की का लड़की से प्रेम और लड़के का लड़के से प्रेम, और विषमलिंगी जो आजकल आप जानते हैं, लड़की का लड़के से और लड़के का लड़के से। तो समलिंगी और विषमलिंगी प्रेम कौन सी अवस्था की विशेषता है? जनेंद्रिय अवस्था के। तो यहाँ समलिंगी और विषमलिंगी प्रेम यहाँ पे पाया जाता है। ये आपको जनेंद्रिय अवस्था की याद रखना। कार्यकाल है 13 वर्ष से लगातार। ये फ्राइड है। ठीक है, अब फ्राइड में एक क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पूछते हैं क्वेश्चंस के रूप में, सर एक नार्सिसिज्म आता है, ठीक है ना, ये नार्सिसिज्म क्या है साहब? ठीक है सर, किसका उत्तर सही माना है? तो नार्सिज्म क्या था कि ये भी इसके पीछे भी आख्यान था, एक ग्रीक था नार्सिसस। ठीक है, तो ये जो नार्सिसिस था, ये क्या था कि इसने तालाब में अपनी प्रतिमा देखी खुद की, तो इसने इसको दूसरा समझा और फिर उससे वो प्रेम करने लग गया। मतलब खुद के प्रति एक लगाव, खुद के प्रति एक प्रेम, इसको नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति बोलते हैं, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति। ये शैशव अवस्था में भी पाई जाती है और फ्राइड ने ये भी कहा है कि किशोर अवस्था में भी पाई जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार विवादित रहता है। तो मैंने जो जहाँ तक किताबों का निष्कर्ष निकाला है वो दोनों ही अवस्थाओं की विशेषता है, शैशव अवस्था की भी और किशोर अवस्था की है। फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, उस समय शैशव अवस्था उत्तर मान लिया गया था। ठीक है, बाकी किशोर अवस्था की भी विशेषता है। तो ये अपने आप में एक विवाद है। मेरे अकॉर्डिंग उत्तर दोनों ही होगा, शैशव अवस्था और किशोर अवस्था। ठीक है, तो दोनों में नार्सिसिज्म मतलब आत्म प्रेम। उस नार्सिसिस ने अपनी खुद की जब छवि को देखा तो उसे लगा कि कोई दूसरा और उससे वो प्रेम कर बैठा, वही आत्म प्रेम की प्रवृत्ति से पे नाम बना नार्सिसिज्म। ठीक है, ये फ्राइड है, ये फ्राइड का पूरा दर्शन है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इसकी बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, इन्होंने समाज मनोविज्ञान पे टॉटम में ऐसे कुछ एक किताब भी और भी लिखी है, और इन्होंने अचेतन अभिप्रेरणा पे बहुत बल दिया है। इन्होंने बाल्यावस्था के जो शुरुआत के 5 वर्ष हैं, 0 से 5 वर्ष, इनको व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो ये सिगमंड फ्राइड था, 5 अवस्थाएँ थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिगमंड फ्राइड आज यहाँ कंप्लीटली होता है, मनोलैंगिक विकास यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत होगी तो और भी इस पर क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी अपने एक डिस्कशन रख लेंगे, और उस क्वेश्चन आंसर तो मैं मॉडल पेपर के माध्यम से वैसे भी आपको करवाने वाला हूं, तो उसके माध्यम से सब डिस्कशन हो जाएंगे। उनमें कोई नई चीज़ें भी मैं जोड़ दूंगा, तो वो आपको लगभग चीज़ें कॉन्सेप्ट के लिए हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।